हाय माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आर यू एक्साइटेड? इसमें हम देखेंगे कैसे मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन मिलती है और कैसे उस इन्फॉर्मेशन से वो डिसीजंस करते हैं। सबसे पहले आप इसमें पढ़ोगे एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम का रोल क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे डाटा से इंफॉर्मेशन बनती है और आप इंफॉर्मेशन से डिसीजंस लेते हो, जिसको कैसे हेल्प करते हैं प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग में। देन आप पढ़ोगे कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाने की कॉस्ट कितनी होती है, लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसको ट्रेनिंग देते हैं, फिर देन मेंटेनेंस होती है। उसके बाद आप उसके बेनिफिट्स पढ़ोगे, बेटर डिसीजंस मिलते हैं, कैसे स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी, कॉस्ट सेविंग। देन आपके पास आता है इंटरनेट एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर आप डिफरेंस पढ़ोगे, बिजनेस में कैसे यूज़ होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए, डाटा शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट आप पढ़ोगे सोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, इंटरनल सोर्स होते हैं, एक्सटर्नल सोर्स होते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन के लिए किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। देन आपके पास हैं कंट्रोल्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या कंट्रोल्स होते हैं देखो, जैसे डाटा एक्यूरेट और सिक्योर कैसे रखें, एरर्स, फ्रॉड, मिसयूज़ को कैसे प्रिवेंट करें, इंटरनल कंट्रोल्स, ऑथराइजेशन, पासवर्ड चेक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आप इसमें ये देखो, उसके बाद आप पढ़ोगे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, लाइक सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट कैसे करें, किस इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन लाइक कॉन्फिडेंशियल होगी। उसके बाद आप लास्ट में पढ़ोगे डाटा विजुअलाइजेशन, इसमें आप क्या देखोगे, चार्ट्स, ग्राफ्स, डैशबोर्ड्स, मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन समझाने में ईजी बनते होते हैं। ठीक है, आप कैसे उनको ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो डाटा क्या होता है, फैक्ट्स और फिगर्स इन अ रो अनप्रोसेस्ड फॉर्मेट। डाटा कंसिस्ट ऑफ, इसमें आपके नंबर्स आते हैं, लेटर्स आते हैं, सिंबल्स, रो फैक्ट्स, इवेंट्स, ट्रांजैक्शन विच हैव बीन रिकॉर्डेड बट नॉट येट प्रोसेस्ड इनटू अ फॉर्म दैट इज सुटेबल फॉर मेकिंग डिसीजन। लाइक ऐसे नंबर दे दिए 4, 5, 7, ये नंबर दे दिए, क्या कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये क्या है, मेरे पास डाटा है, इसके लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ये मेरा क्या है, अनप्रोसेस्ड है। क्या आप इससे डिसीजन ले सकते हो? मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया, क्या आप इससे डिसीजन ले सकते हो? नहीं ले सकते। टू बिकम यूजफुल टू अ डिसीजन मेकर डाटा मस्ट बी ट्रांसफर इनटू इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इससे डिसीजन लेना है, इसको यूजफुल बनाना है, तो आपको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन इज डाटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड इन सच अ वे दैट इट हैज़ अ मीनिंग टू द पर्सन हु रिसीव्स इट, कि उनके लिए जिसने डिसीजन लेने हैं उनके लिए ये मीनिंगफुल हो। देन उसके बाद आपके पास हैं दिस पर्सन में देन यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। इन्फॉर्मेशन इज अ वाइटल रिक्वायरमेंट विद इन एनी बिजनेस इज रिक्वायर्ड। आपको इंटरनली एंड एक्सटर्नली होते हैं। मैनेजमेंट क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करती है, देखो क्यों रिक्वायर करती है वो, टू प्रोवाइड रिकॉर्ड्स, बोथ करंट एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करने के लिए, टू एनालाइज व्हाट इज हैपनिंग विद इन द बिजनेस, टू प्रोवाइड द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म, टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस बाय कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स विद प्लान्स एंड फोरकास्ट। वेरियस थर्ड पार्टीज रिक्वायर इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। थर्ड पार्टी को क्यों चाहिए, किन किन को चाहिए होती है और क्यों चाहिए होती है? ओनर्स को चाहिए होती है। ओनर्स कौन होते हैं? जैसे कि शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स को, सप्लायर्स को, एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, जैसे कि टैक्स अथॉरिटीज़। ये सब आपको पता ही है। अब ये मैंने लिखे थे 4, 5, 7, आपको समझ में नहीं आया मैम ये क्या? अब मैं कह रही हूँ ये बच्चे के मार्क्स हैं, पहले उसके 4 मार्क्स आए थे, देन उसके टेस्ट में 5 आए, देन उसके टेस्ट में 7 आए। अब आप कह सकते हो, अच्छा अब आप यहाँ से डिसीजन ले सकते हो कि वो बच्चा क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या हो रही है, अच्छी हो रही है, इंप्रूव हो रही है। जैसे अब मैंने एक और एग्जाम्पल देती हूँ, ये मैंने लिखा 100, 120, 150। लो भाई, मैंने ये आपको लिख के दे दिया, कुछ समझ में आया? ये क्या है, आपका डाटा है। अब मैं कहती हूँ ये यूनिट्स हैं, ठीक है, ये सेल्स यूनिट्स है। ये क्या है, सेल्स यूनिट। इससे आपको पता है कि सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं एवरी मंथ। अब मैनेजर डिसाइड कर सकता है प्रोडक्शन बढ़ाने का। ठीक है, और एग्जांपल दूं क्या, जैसे कि ये देखो 10,000, यहाँ 15,000 और फिर मैंने लिखा 20,000। क्या अब आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं पता लग रहा क्या लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, डाटा। क्या हमारे प्रॉफिट्स, हर साल के मेरे प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। मैं यहाँ से भी डिसीजन ले सकती हूँ। आगे आपके पास क्वेश्चन आता है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आपको ये खुद करनी है, ठीक है, नहीं होंगी बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अब ये एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन। कैसे पता लगेगी कि इन्फॉर्मेशन आपकी अच्छी है?
आपको ये याद रखना है एक्यूरेट, ए से मतलब कि एक्यूरेट। आपकी क्या होनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए कि जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकें। गलत इन्फॉर्मेशन होगी तो आपका डिसीजन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही डिसीजन लेने के लिए सही इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। सेकंड है सी फॉर कंप्लीट। मैनेजर शुड बी गिवन ऑल द इन्फॉर्मेशन दे नीड बट इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी एक्सेसिव। ऐसा नहीं है कंप्लीट के चक्कर में कुछ भी आलतू फालतू ज़्यादा ही दे दो, नहीं, जितनी ज़रूरत है उतनी दो, लेकिन सारी दो। सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव। द वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन शुड एक्सीड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए, इसका मतलब है इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होनी चाहिए कॉस्ट से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में भी हमारा खर्चा लगता है। उसके बाद हमारे पास क्या, अंडरस्टैंडेबल, इजी और क्लियर होनी चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड होगी तो यूज़ नहीं होगी, है ना। हमें क्या चाहिए, क्लियरली और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म चाहिए। देन आपके पास आता है रेलिवेंट, डिसीजन के पर्पज से रिलेटेड होनी चाहिए। द इन्फॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट टू इट्स पर्पज। असेसेबल, ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए। ईमेल, रिपोर्ट, एक्सेट्रा, आप इसे ईजी अवेल भी तो कर सको। एंड यहाँ के लिए इन्फॉर्मेशन शुड बी असेसेबल इन एनी अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, वो आपकी रिटर्न होगी, वर्बल होगी या फिर ऐसे ईमेल होगी। नेक्स्ट आपका टाइमली, टाइम पर मिलनी चाहिए। लेट इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजलेस हो जाएगी। इजी टू यूज़, सिंपल फॉर्मेट में हो, जैसे कि चार्ट्स, टेबल्स एक्सेट्रा, मतलब क्लियर होनी चाहिए और आप उसे ईजी यूज़ कर सकें। देन आपके पास आता है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग अभी हमने पढ़ा कि डाटा को क्या करते हैं हम, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, डाटा प्रोसेसिंग कह देते हैं। डाटा को कंबाइन करना, उसे समराइज करना। देखो डाटा को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, उन्हें समराइज कर रहे हैं। बेसिक प्रोसेसिंग ऑफ डाटा मतलब कि बेसिक कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन। देन वो कह रहे हैं टेबुलेशन एंड ड्रामेटिक टेक्निक्स, मतलब कि टेबल्स एंड डायग्राम्स, ठीक है। देन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होनी चाहिए और फाइनेंशियल एनालिसिस होनी चाहिए। अब ये आपका एमसीक्यू में कई बार आ जाता है, जैसे कि ए किसके लिए स्टैंड हो रहा है या फिर इसका असेसिबल किसके लिए स्टैंड हो रहा है। इनकी एक लाइन दे दी, जैसे कि वो मैंने एक क्वेश्चन देखा था, पता नहीं क्या था उसमें, रेलिवेंट टू इट्स पर्पस ऐसे करके दिखा था, तो ये किसके रिलेटेड है। फिर उन्होंने नीचे दे रखा था एक्यूरेट, कॉस्ट इफेक्टिव, रेलिवेंट एंड टाइमली। तो बताओ इनमें से कौन सा था, तो उसका आंसर था रेलिवेंट। तो इसलिए ये लाइन भी आपको पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट में करूँगा ये मैं ट्राई करके देखना आप। अब आपके पास न्यू टॉपिक आता है आईटी एंड आईएएस से रिलेटेड। जो आईटी होता है उसका मतलब है डाटा को कलेक्ट करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना और ट्रांसमिट करना। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का यूज़ होता है यहाँ पे। देखो कैप्चर, स्टोरेज, ट्रांसमिशन और प्रेजेंट करना, हार्डवेयर यूज़ होता है, आपको सपोर्ट करता है इसमें। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आपका कंप्यूटर, ठीक है, सर्वर्स, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, ये सारे किसके एग्जांपल है, आपकी आईटी के। वहीं पर जो आईएएस होता है, आईएएस आपका यहाँ पर आईटी भी आ जाता है, प्लस पीपल एंड प्लस प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशंस में इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का सिस्टम, डिसीजन मेकिंग में ये आपके हेल्प करता है। यहाँ पर लिखा देखो, IS refers to the provision and management of information to support running the organization. IS also seen valuable strategy sources. Those instances where IS, देखो अब इनके बेनिफिट्स क्या हैं हम देखते हैं। इसकी बेनिफिट्स ये नीचे दे रखे हैं, या फिर लगा लो इसकी इम्पोर्टेंस। सबसे पहला क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर्स और सप्लायर से कनेक्ट करना, लिंक्स द ऑर्गेनाइजेशन टू कस्टमर और सप्लायर्स। नेक्स्ट है क्रिएट्स इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ वैल्यू एडिंग प्रोसेस, मतलब इंफॉर्मेशन को प्रॉपर यूज़ करके वैल्यू क्रिएट करता है। एनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप, प्रोड्यूस, मार्केट एंड डिलीवर न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज डेवलप करने में हेल्प करता है। सीनियर मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास एग्जांपल है, ये वी रीड, आप रीड कर लेना इसको, ये तो नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। आगे रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम का रोल क्या है,
Organizations need information system to enable them to capture and generate the information that managers need for planning, control and decision making. मैनेजर को क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि उन्होंने प्लान करना होता है, कंट्रोल करना होता है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है. The hunger for information has never been greater than for today's organization. Likewise, the value of IS that deliver this information has never been so keenly felt. It follows that information technology and information system assume increasing managerial importance within the modern organization. अब देखो दो मेन रोल यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि मैनेजर्स को प्लानिंग, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन देता है, बिजनेस परफॉर्मेंस मॉनिटर करने में हेल्प होती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट बनाता है. सिंपल, इसमें यही बात लिखी थी. अब देखो दो मेन रोल्स क्या हैं. सबसे पहले आपके पास है ऑपरेशनल रोल एंड सेकेंड वन इज मैनेजरियल रोल. पहला क्या है ऑपरेशनल रोल, दूसरा क्या है मैनेजरियल रोल. ऑपरेशनल रोल कौन सा होता है? डे टू डे ट्रांजैक्शंस वाला, ये आपका कौन सा होता है? ऑपरेशनल रोल. दूसरा होता है आपका मैनेजरियल एक्टिविटी, जिसमें आपकी क्या पास क्या आती है? डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल. दो मेन रोल है इसके. नेक्स्ट आपके पास आता है ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू. ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है? इसके 5 मेन पर्पजेस हैं. कौन सा? सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है. ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड क्यों करना है? डेली बेसिस एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करना. नेक्स्ट आप क्या आते हैं? मेक डिसीजन. फिर आप क्या करते हो? उसके बेस पे डिसीजन लेते हो. देन फॉर प्लानिंग पर्पजेज फ्यूचर प्लान्स बनाना. फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट चेक करना बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है. देन आप क्या करते हो? कंट्रोल करते हो, इंश्योर करते हो कि प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा. सबसे पहले डिटेल्ड में अब आगे दे रखे हैं आपको. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस. हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड रखा जाता है. हर ट्रांजैक्शन का आपके पास क्या होता है? रिकॉर्ड होता है. देन एविडेंस के लिए यूज़ होता है आपका लीगल प्रूफ होता है आपके पास. याद देखो एविडेंस इन केस ऑफ डिस्प्यूट आपके पास क्या होता है? एविडेंस होता है. अगर लीगल रिक्वायरमेंट होती है तब भी टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, जैसे कि ऑडिट प्रोसेस में आपको चाहिए, ऑडिट के लिए इंपॉर्टेंट होता है. लास्ट पॉइंट आपके प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करने में भी आपकी ये क्या करता है? हेल्प करता है. उसके बाद डिसीजन मेकिंग के लिए क्यों होता है? देखो मैनेजर्स को डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तभी वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाएंगे. देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों सोर्सेज से डाटा आता है. उसके बाद आपके पास प्लानिंग है. प्लानिंग रिक्वायर्स है नॉलेज ऑफ, किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि कितने रिसोर्सेज हैं आपके पास, कितना टाइम स्केल है इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको टाइम और फ्यूचर टारगेट्स डिसाइड करने के लिए. एग्जांपल के लिए आप ले लो यहाँ पर बजट प्लानिंग. उसके बाद आपके पास है परफॉर्मेंस मेजरमेंट. परफॉर्मेंस मेजरमेंट में क्या है? आप ओवरऑल परफॉर्मेंस मस्ट बी मेजर्ड इन ऑर्डर टू एनेबल कंपैरिजन अगेंस्ट बजट. आप कंपैरिजन के लिए यहाँ पर हेल्प होता है. किस किस को कंपेयर करते हो? एक्चुअल बजट को और विद बजट प्लान के साथ. एक्चुअल वर्सेस बजट कंपेयर होते हैं. यहाँ पर डेविएशंस आइडेंटिफाई होती हैं, मतलब कि क्या इनके अंदर डिफरेंस आया वो आप मेज़र करते हो. उसके बाद आप क्या करते हो? कॉस्ट, रेवेन्यू, वॉल्यूम, प्रॉफिट, ये सारा कुछ क्या करते हो? इनको एनालाइज करते हो. देन आपके पास आता है कंट्रोल. प्लान वंस अ प्लान इम्प्लीमेंट. अब आपका क्या हो गया? प्लान इम्प्लीमेंट हो गया. उसके बाद आप क्या चेक करते हो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है. अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे आप क्या करोगे? करेक्ट करोगे. इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी यूज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल आउटकम ऑफ प्लान्स. इसके लिए इंफॉर्मेशन यूज होती है. अब जो हम कंसेप्ट करने वाले हैं इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि नया सिस्टम लगाऊं या पुराने से ही काम चलाऊं. इस टॉपिक का नाम है कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. इससे समझने के लिए सोचो कि आप एक नया आईफोन खरीदने का प्लान बना रहे हो. क्या आप सिर्फ दिखावे के लिए लोगे? नहीं ना. आप देखोगे कि उसका कैमरा कैसा है, उसकी स्पीड कैसी है, उसके फीचर्स और कैसे कैसे हैं, कि पैसा वसूल हो रहा है या नहीं हो रहा. बस यही लॉजिक आपने इसमें लगाना है. ठीक है. देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन की कीमत कितनी है? लाइक बिजनेस में हर इंफॉर्मेशन की एक प्राइस टैग होती है. जैसे कि रूल सिंपल है, आपका क्या होना चाहिए? बेनिफिट्स ज़्यादा होना चाहिए रेदर देन दी कॉस्ट. अगर रिपोर्ट बनाने में 100 का खर्चा हो रहा है लेकिन उस रिपोर्ट से आपको इतना 500 का बेनिफिट हो रहा है, तो नया सिस्टम जिंदाबाद. तो हम नया सिस्टम ही लगाएंगे. लेकिन अगर रिपोर्ट बनाने में आपका 1000 का खर्चा आ रहा है और फ़ायदा आपको कुछ भी नहीं हो रहा, या मान लो 100 का हो रहा है,
तो क्या हुआ, आपका ये बकवास हो गया सिस्टम, तो आप इस सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, क्या लो दिमाग का दही, सिंपल सी भाषा में। ये इसमें क्या लिखा है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है। केस 1 है, जैसे कि साल में एक बार रिपोर्ट काम की है पर थोड़ी पुरानी है, चलो ठीक है। केस बी, हर घंटे की रिपोर्ट, मतलब कि बस अब तो हर घंटे की रिपोर्ट देखोगे तो भाई दिमाग ही घूम जाएगा, किस किस घंटे की देखोगे। वो ठीक है ना कि 1 साल पुरानी थी, भाई थोड़ी पुरानी थी लेकिन एक बार की रिपोर्ट मिल गई। अब आपके पास प्रॉब्लम आपको समझ आ रही है ना, क्या प्रॉब्लम हो रही है कि शुरुआत में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा होता है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी कि शुरुआत में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा होता है, लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद ना इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है, ओवरलोड हो जाती है। मैनेजर को इतनी फाइल्स मिल जाती है कि वो असली काम करना ही भूल जाता है, बेचारा क्या क्या करे यार, घूम जाएगा उसका दिमाग। इट्स लाइक अगर आपको 10 लोग एक साथ चिल्लाकर रास्ता बताएं कि इधर जाना उधर जाना, वो कह रहे नहीं यहाँ पर जाना वहाँ जाना, तो आप कहीं नहीं पहुँचोगे भाई, वहीं पर ही रह जाओगे, आप तो पागल हो जाओगे, कहाँ जाना है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। थर्ड पॉइंट आपके पास है, खर्चा कितना होगा, दी कॉस्ट। सिस्टम लगाने के 2 टाइप के खर्चे होते हैं। जो पहली टाइप होती है वो हमारी होती है इनिशियल कॉस्ट, जिसको हम कहेंगे वन टाइम इन्वेस्टमेंट। सेकंड जो हमारी होती है उसे हम कहेंगे रनिंग कॉस्ट, जो कि रोज़ का खर्चा। जैसे कि आपने नया कंप्यूटर खरीदा, नया हार्डवेयर खरीदा, और ये सारा हमारा कौन सा होगा, इनिशियल कॉस्ट। वहीं पर आपने बिजली का बिल दिया, इंटरनेट का बिल दिया, ये कौन सी होगी आपकी रनिंग कॉस्ट। सॉफ्टवेयर बनाना या ख़रीदना, स्टाफ की मंथली सैलरी जो सिस्टम को चलाएँगे, स्टाफ को ट्रेनिंग देना शुरू में जो देते हो, सॉफ्टवेयर अपडेट और रिपेयर का खर्चा, टेस्टिंग करना कि सिस्टम ब्लास्ट ना हो जाए, आईटी हेल्प डेस्क की फ़ीस। कॉस्ट क्लासिफिकेशन मतलब पैसा कहाँ जा रहा है। इन्फॉर्मेशन कभी भी फ्री में नहीं मिलती, 2 टाइप से होते हैं वो, आपके इंटरनल इन्फॉर्मेशन और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, इनके खर्चे होते हैं। इंटरनल इन्फॉर्मेशन लगा लो कि घर की बात है, ये वो खर्चे जो कंपनी के अंदर का डाटा मैनेज करने में लगते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि डायरेक्ट डाटा कैप्चर, जहाँ पर जैसे आप सुपर मार्केट्स में जाते हो वहाँ पर बारकोड स्कैनर्स होते हैं, मशीन। और नेक्स्ट जैसे कि वो मशीन खरीदना डायरेक्ट खर्चा है। प्रोसेसिंग कॉस्ट, अब डाटा तो आ गया पर उसे रजिस्टर में या कंप्यूटर में एंटर भी करना होगा, वो उसके लिए लोग भी चाहिए, फिर उन लोगों को आपको सैलरी भी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, कभी कभी हम फालतू डाटा कलेक्ट कर लेते हैं जो किसी काम का नहीं होता, मतलब वेस्ट है बस वो, ये वेस्टेज भी एक तरह का क्या है, आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट है। उसके बाद हम सेकंड साइड आते हैं, वो हमारी कौन सी है, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, दुनिया की खबर रखना। यहाँ पे इंटरनल क्या था, हमारी घर की बात थी, अब एक्सटर्नल क्या है, लगा लो दुनिया की खबर, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है ये जानने का खर्चा भी लगता है आपको, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट आपकी जैसे कि बिजनेस न्यूज़ के लिए न्यूज़पेपर या मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना। इनडायरेक्ट कॉस्ट जैसे कि गूगल पे कुछ ढूंढने में जो 2 घंटे बर्बाद किए है ना, करते हो ना आप गूगल पे कुछ ढूंढते हो, वो वेस्टेड टाइम भी एक कॉस्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट लगवाना और सिस्टम सेट करना ताकि बाहर की इंफॉर्मेशन मिल सके। तो ये सारे हमारे क्या है, ये सारे खर्चे ही तो हैं, कुछ इंटरनली आ रहे हैं तो कुछ एक्सटर्नली आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है बेनिफिट्स ऑफ अ न्यू सिस्टम, फ़ायदा क्या होगा। इससे भी आपका एक एग्ज़ाम किट में क्वेश्चन है, और जो आपने अभी वो किया था कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलो अब ये शुरू करते हैं। बेनिफिट ऑफ अ न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम, नया सिस्टम लगाने के सुपर पावर्स क्या है। नंबर 1 इज़ एफिशिएंसी, काम फटाफट होगा, लेबर की बचत होगी। नेक्स्ट, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, गलती होने के चांसेस कम है, ह्यूमन एरर ख़त्म हो जाएगा। बेटर एक्सेस, सब कुछ एक क्लिक पे मिल जाएगा आपको, जैसे कि इंट्रानेट। टीम वर्क, डाटाबेस बन जाएगा तो सब एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे। मस्त डिसीजन मेकिंग होगी, जब सही इंफॉर्मेशन होगी तो बहुत सही डिसीजन लेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, इन कॉस्ट को मॉनेटरी टर्म्स में निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इन टेक्निकल टर्म्स को एकदम देसी स्टाइल में समझते हैं। इमेजिन करो एक बड़ी सी बिल्डिंग है जहाँ सब काम हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या चाहिए आपको, एक नेटवर्क चाहिए होगा, जैसे कि कंप्यूटर्स का क्या आपको ग्रुप चैट करने में। नेटवर्क का मतलब है जब बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं ताकि वो बातें जैसे कि मतलब कि
डाटा ट्रांसफ़र कर सके। लैन यूज़ होता है लोकल एरिया नेटवर्क। सोचो एक छोटा सा ऑफिस या स्कूल लैब है, सारे कंप्यूटर्स एक ही जगह पर हैं, तो वो हमारा किससे कनेक्टेड है? लैन से। वो कौन सा लोकल एरिया नेटवर्क है। वहीं पर एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कि वैन्स, ये बड़े लेवल पर होता है। जैसे कि एक ऑफिस दिल्ली में है और एक दूसरा लंदन में है, उन्हें जोड़ने वाला नेटवर्क हमारा कहलाएगा वैन। अब बात आती है इंटरनेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट। ये तीनों क्या चीज़ें हैं मैम? ठीक है, वैन समझ में आ गया, लैन समझ में आ गया, लेकिन ये तीन टर्म्स क्या है, इनमें फ़र्क क्या होता है? तो देखो, इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा बताती हूँ, बस ये एक असेस का खेल है। जो इंटरनेट है उसे आप ऐसे लगा सकते हो कि कंपनी का प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसकी सिर्फ उसके एम्प्लॉयज़ ही इसमें लॉगिन कर सकते हैं, उनके पास ही उनका एक्सेस है। ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ही एक्सेस मिलता है, लिमिटेड लोगों को मिलता है। फायरवॉल क्या होता है? ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है कि जो ये बाहर के लोग हैं वो अंदर इस डाटा में घुस ना सके, उसको रोकता है। उसके बाद आप देखो इसके फ़ायदे क्या हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे तो प्रिंटिंग का खर्चा बच जाएगा। अपडेट करना आसान है, एक जगह चेंज किया सबको दिख गया। ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे? बेनिफिट्स हैं। देखो, सेविंग एक्रू फ्रॉम द एलिमिनेशन ऑफ स्टोरेज, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी मेड अवेलेबल टू एम्प्लॉयज़ ऑनलाइन। ऑनलाइन मिल जाएंगे उन्हें, सिंपल है कि आप उसे अपडेट भी कर सकते हो। अब बात आती है क्लाउड कंप्यूटिंग की। डाटा आसमान में, ये क्या बात कर रहे हैं? पहले लोग अपना डाटा कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में रखते थे, अब सब कुछ ऑनलाइन क्लाउड पर होता है। आप भी तो गूगल ड्राइव यूज़ करते हो, कितना कुछ यूज़ करते हो, क्लाउड ही यूज़ कर रहे हो आजकल सारे, क्योंकि अब ड्राइव कहाँ कहाँ संभोगे? अगर वो लॉस्ट हो गई या किसी ने उसको चोरी कर लिया, फिर आप भी तो क्लाउड फोटोज जैसे यूज़ करते हो। इसमें क्या होता है? ऑन डिमांड एक्सेस मिल जाता है, कहीं से भी कभी भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। बस इंटरनेट चाहिए आपको, इन्फिनिटी स्पेस है, बहुत सारा स्पेस मिलता है आपको, जितनी जगह चाहिए मिल जाएगी, बस पैसे दो। पैसों का खेल है यहाँ पर। सिक्योरिटी एंड बैकअप, अगर तुम्हारा लैपटॉप टूट भी जाए, क्लाउड पर डाटा सेफ है, ये तो आपको पता ही है। फ़ोन भी आप चेंजेस करते रहते हो, डाटा तो आपका सेफ ही रहता है। नया सिस्टम सेट करने में महीनों नहीं, बस कुछ मिनट्स लगते हैं, बस ऐसे चुटकी मारते ही हो जाता है। देखो, अब इसमें है क्या, मैंने आपको बैकअप बता दिया, सेफ्टी बता दिया, एजिलिटी बता दिया, क्लाउड सिस्टम मेक इट इजी फॉर फाइनेंस पीपल भी बता दिया टू टेक द लीड अराउंड व्हाट गुड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन लुक्स लाइक, सच एज बाय प्रोवाइडिंग द एबिलिटी टू टैग इनवॉइसेस विद अदर इन्फॉर्मेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग allows फाइनेंस सिस्टम डाटा एंड इन्फॉर्मेशन टू बी इजीली एक्सेसिबल फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस। वही बात है, किसी भी लोकेशन से आप ले कर सकते हो उसे एक्सेस, और इसके में आपका बैकअप भी होता है, अपडेट भी आप जल्दी कर सकते हो। बिजनेस को क्या फ़ायदा है? इन सब टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेशन फास्ट हो जाती है, सप्लायर्स के साथ डाटा शेयर करना ईजी हो जाता है, जो आपका एक्स्ट्रानेट में आगे हम पढ़ेंगे। एम्प्लॉयज़ को इन्फो जल्दी मिल जाती है, कैसे? इंटरनेट से। और कंपनी का हार्डवेयर खरीदने का खर्चा कम हो जाता है, किस वजह से? क्लाउड की वजह से। एक वार्निंग है, जब हम इंटरनेट से जुड़ते हैं तो वायरसेस और हैकर्स का भी डर बढ़ जाता है, इसलिए सिक्योरिटी फायरवॉल्स बहुत ज़रूरी हैं। सिक्योरिटी किसको कही जा रही है यहाँ पर? फायरवॉल्स को। देखो, अब हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट आप ऐसे लगा सकते हो, दोस्तों और पार्टनर्स का अड्डा। ये इंटरनेट का ही एक बड़ा भाई है, इसको आप कह सकते हो उसका एक्सटेंशन है। इंटरनेट सिर्फ कंपनी के अंदर के लिए था, पर एक्स्ट्रानेट में हम बाहर के कुछ खास लोगों को एंट्री पास देते हैं। जैसे कि सिंपल डेफिनेशन, ये एक प्राइवेट नेटवर्क है जो कंपनी को बाहर के पार्टनर्स, लाइक बाहर के पार्टनर्स कौन हो सकते हैं? सप्लायर्स, वेंडर्स या कस्टमर्स को कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन असेस करने देते हैं। लिमिटेड का है मैंने। रियल लाइफ एग्जांपल देखो, सोचो तुम्हारा एक कपड़े का ब्रांड है, तुमने अपने सप्लायर को एक यूज़र नेम पासवर्ड दिया है ताकि वो चेक कर सके कि तुम्हारे वेयर हाउस पे कितना स्टॉक बचा है, ओके। और अब नया माल भेजना है। फ़ायदा क्या हुआ आपको इसमें? इससे फ़ोन या ईमेल बार बार नहीं करना पड़ता, सब कुछ रियल टाइम शेयर होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है इंटरनेट, सबका सबके लिए। ये तो हम सब रोज़ यूज़ करते हैं ना। देखो, ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जहाँ हर कोई हर किसी से जुड़ा है। जैसे सिंपल डेफिनेशन देखो तो, ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। इसका कोई एक मालिक नहीं है, हर डिवाइस को पहचानने के लिए एक आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, दिया होता है ना सबको। अकॉर्डिंग पीओवी से फ़ायदा क्या है इसका? बिजनेस को नए कस्टमर्स मिलते हैं, मार्केटिंग सस्ती हो जाती है और ऑनलाइन पेमेंट्स लेने इजी होते हैं। लेकिन जहां फ़ायदा वहां रिस्क भी होता है।
मैम क्या रिस्क हो सकता है? जब तुम इंटरनेट से जुड़ते हो ना, हैकर्स और वायरसेस के लिए दरवाज़ा खुल जाता है भाई, इसलिए सिक्योरिटी बहुत टाइट रखनी पड़ती है, जिसके लिए हमने क्या रीड किया था? फायरवॉल्स। आगे हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। वायरलेस एंड हैंडहेल्ड टेक्नोलॉजी, पता क्या, देखो आजकल ना सब कुछ टैबलेट्स और फ़ोन्स पर हो रहा है। जैसे कि अभी आप स्टडी कर रहे हो, कोई फ़ोन पर पढ़ रहा होगा, कोई टैबलेट पर लगा होगा। इसके 3 बड़े फ़ायदे क्या हैं? आप खुद कॉमन सेंस से बताओ भाई। सबसे पहले क्या आ जाएगा? असेस। कहीं से भी देखो आप, बस कई जने अभी यहाँ पर ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तब मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, कोई घर से देख रहा हो तब कहीं से भी देख सकते हो। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स टैबलेट्स पर पेशेंट की रिपोर्ट चेक करते हैं, अगर आपने देखा हो तो। इससे एक्सपेंशन क्या हो गया कि जो तारें थी, जो केबल्स वगैरह की तारें थी, वो बिछाने नहीं पड़ती, उनकी कोई टेंशन नहीं है। नया डिवाइस बस वाईफाई से कनेक्ट करो, सब कुछ तो वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। मोबिलिटी, डेस्क पर चिपके रहने की ज़रूरत नहीं भाई, कहीं पर भी देखो। आपको स्टडी करनी है, लोग जो भी काम कर रहे हैं वो पहले क्या होता था, उनको डेस्क पे बैठ के ही करना पड़ता था, वहाँ पर कंप्यूटर का सेटअप होता था। लेकिन अब वो दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी बैठ के वो काम कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है कंट्रोल्स। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में सबसे पहला पॉइंट क्या है? कंट्रोल्स। मतलब क्या? चोरी और गलती से बचो, जितना बच सकते हो बचो। सिक्योरिटी 2 तरह की होती है, एक होती है आपकी जनरल कंट्रोल्स, दूसरी आपकी कौन सी होती है? एप्लीकेशन कंट्रोल्स। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कंट्रोल्स की। पूरे सिस्टम के लिए होती है ये। फिजिकल कंप्यूटर रूम को ताला लगाना, सीसीटीवी कैमरा या आईडी कार्ड्स। पर्सनल में यह सही बंदे को सही काम देना और उन्हें चेक करते रहना। लॉजिकल में क्या है? इसमें पासवर्ड्स लगाना ताकि हर कोई फाइल ना खोल सके। सिंपल समझ में आया? जनरल कंट्रोल्स में क्या था कि जो फिजिकल कंट्रोल्स क्या है आपके, कि वहाँ पर लॉक्स वगैरह लगा दो, अलार्म्स वगैरह सेट कर दो, फोटो आईडी यूज़ करके बंदा अंदर जा सके। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या आपको बताया है मैंने कि सिर्फ लिमिटेड बंदों को ही काम दो, है ना, उन्हें चेक करते रहो। फिर उसके बाद असेस में क्या है? पासवर्ड्स लगाओ, कोई फाइल ना खोल सके। तो ये सारे काम हमारे किस में आते हैं? जनरल कंट्रोल्स में। सेकंड हमारा आता है एप्लीकेशन या फिर कह लो प्रोग्राम कंट्रोल्स। ये स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए होते हैं। मैंने क्या कहा? स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए होते हैं। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करते हैं। जैसे अगर तुम डेट ऑफ बर्थ की जगह अपना नाम लिख दो तो सिस्टम एरर दिखा देता है। सिंपल ना, वैलिडिटी चेक होती है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ही आपको भरना पड़ता है। कंप्लीटनेस चेक होती है यहाँ, टू इंश्योर और डाटा इज प्रोसेस्ड। वैलिडेटेड चेक्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑथराइजेशन चेक्स होते हैं। ये लैपटॉप अपने आप कर लेता है। अब जो आपका पॉइंट आता है वो आता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क। मतलब कि दुश्मन कौन है, उसमें आपको दे रखे खतरा कहाँ है और उसका समाधान क्या है। मतलब सिंपल वर्ड्स में थ्रेट क्या है और उसका सल्यूशन क्या है। सबसे पहले आपके पास है नेचुरल डिसीज़, जैसे कि फायर लग जाना और या फिर फ्लड आ जाना। ये क्या है? नेचुरल डिसीज़ है ना, नेचर की तरफ से कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? बैकअप रखाओ, जिसकी फायर अलार्म्स लगाओ, है ना। बेसमेंट लाइबल एरिया बनाओ, जो दैट फ्लड आ जाए तो आप वहाँ पर अपना एरिया मतलब सुरक्षित रख सको। मेन आपका बैकअप होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास आता है जैसे कि माल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यहाँ पर बैकअप तो आप रखो ही रखो। और नेटवर्क डिज़ाइन अच्छे करो जहाँ पर टू कॉप विद पीरियड्स ऑफ हाई वॉल्यूम के साथ कॉप कर सके। नेक्स्ट आपके पास है वायरसेस क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और अननोन फाइल्स को मत खोलो, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है? हैकर्स। फायरवॉल लगाओ और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखो कि वो उसको पासवर्ड ही ना वो खोल सके। ह्यूमन एरर, स्टाफ को अच्छी ट्रेनिंग दो। इलेक्ट्रॉनिक एव्सड्रॉपिंग मतलब कि जासूसी। डाटा इंक्रिप्शन, डाटा को कोड में बदल देना ताकि बीच वाला कोई ना पढ़ सके। जैसे कि व्हाट्सएप, अगर आपने व्हाट्सएप का खोल के देखा तो वहाँ पर लिखा था डाटा इंक्रिप्शन। उसका मतलब है कि ये चैट सिर्फ आप लोग ही पढ़ सकते हो, कोई थर्ड पार्टी नहीं पढ़ सकता। उनको कोड्स में दिखेगा सारा कुछ। अगर हैकर व्हाट्सएप हैक करता है तो उसको जो चैट्स दिखेगी वो कोड्स में दिखेंगी, एग्जैक्ट नहीं दिखेगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है मैनेजमेंट रिपोर्ट्स। डाटा की सिक्योरिटी। बिजनेस रिपोर्ट्स में बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, आप लोगों को पता ही है, जैसे कि प्रॉफिट हो गया, सैलरीज होगी, ये सीक्रेट प्लान्स होते हैं। इन्हें बचाने के लिए 3 जगह नाके लगाए जाते हैं। I mean 3 जगह पर प्रोटेक्शन की जाती है। कौन कौन से क्या क्या बैरियर्स होते हैं?
सबसे पहले हमारे पास आता है इनपुट। डाटा एंटर करते वक्त पासवर्ड मांगो। एक्यूरेसी चेक। इनपुट शुड बी कंप्लीट, एक्यूरेट एंड ऑथोराइज। यहाँ पर एग्जांपल के आगे आपका पासवर्ड। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग। जब सिस्टम कैलकुलेशन कर रहा हो तो उसका एक ऑडिट ट्रेड मतलब रखो, मतलब कि ऑडिट ट्रेड मतलब रिकॉर्ड रखो कि किसने क्या किया है। नेक्स्ट आपके पास आता है आउटपुट। रिपोर्ट बनाने के बाद, अब रिपोर्ट बन चुकी है आपकी प्रोसेसिंग में, रिपोर्ट बनने के बाद सिर्फ उन्हीं को देखो या उन्हीं को दिखाओ जिनका नाम डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में है। दूसरों को मत दिखाना, फालतू लोगों को क्यों ही दिखाना, वो तो फिर कॉन्फिडेंशियल चीज़ें रिवील तो हो ही जाएंगी। अब आपके पास मेन टॉपिक आता है कंट्रोल्स ओवर इनपुट। डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, एंट्री गेट पर चेकिंग होती है। सोचो तुम एक ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, अगर तुम गलत डाटा भरोगे तो ये कंट्रोल्स तुम्हें टोकेंगे। कैसे? रेंज टेस्ट होता है। अगर मंथ 13 लिख दोगे तो सिस्टम बोलेगा भाई महीने तो सिर्फ 1 से 12 होते हैं, कौन सी दुनिया में जी रहा है ना। तो आपको क्या होना है, महीने 1 से 12 के बीच में भरना है। अगर आप 13 भर दो तो वो उठाएगा ही नहीं, सिस्टम आपका वो 13 उठाएगा ही नहीं। देन आता है फॉर्मेट चेक्स। अगर फ़ोन नंबर की जगह अपना नाम लिख दोगे ABC करके तो सिस्टम फिर से एरर दिखाएगा, क्योंकि वहाँ तो नंबर्स फिल होंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है चेक डिजिट्स। ये एक मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर्स में, जो तुरंत बता देता है कि नंबर असली है या फिर फेक है। सीक्वेंस चेक्स। अगर बिल्स 1 2 3 लाइन से होने चाहिए और बीच में 2 मिसिंग है तो सिस्टम फिर आपको क्या दिखा देगा, अलर्ट दिखा देगा। देन आपके पास आता है मैचिंग। जैसे सिस्टम चेक करेगा कि क्या इस एम्प्लॉय ने पूरे महीने की अटेंडेंस लगाई है, तभी सैलरी प्रोसेस होगी, वो अपने आप हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना उसमें। नेक्स्ट आता है आपके पास कंट्रोल ओवर प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। जैसे कि प्रोसेसिंग सबसे बड़ा कंट्रोल है ऑडिट ट्रेल्स। ये बिल्कुल CCTV की तरह है जो ट्रैक करता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर किसने क्या बदलाव किया। आपको पता लग जाएगा किसने क्या चेंजेस किए हैं बहुत इजीली। नेक्स्ट आपके पास आता है आउटपुट। प्रिंट आउट को संभाल कर रखना और डिजिटल फाइल्स पर पासवर्ड्स लगाना ताकि कोई अनऑथराइज्ड पार्टी सेंसिटिव रिपोर्ट्स ना देख सके। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को कैसे छुपाएं। सिक्योरिटी ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन बहुत टॉप सीक्रेट है तो ये 4 तरीके अपनाओ। कौन कौन से मैम? पर्सनल कंट्रोल्स, लॉजिकल असेस, फायरवॉल्स एंड डाटा इंक्रिप्शन। अभी डिटेल में पढ़ते हैं इन्हें। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, पर्सनल कंट्रोल। सिर्फ काबिल और भरोसेमंद लोगों को ही हायर करो, अनऑथराइज्ड को मत करो। उन्हें ट्रेन, जो आपने हायर की है उन्हें ट्रेन करो कि डाटा हैंडल कैसे करना है। सेकंड है लॉजिकल असेस कंट्रोल। इसका मतलब है पासवर्ड और यूज़र नेम्स। सबके पास हर चीज़ का असेस नहीं होना चाहिए। कुछ फाइल्स के लिए डबल पासवर्ड, मल्टी पासवर्ड जिसे हम कहें भी हो सकते हैं। फायरवॉल्स, ये कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क और बाहर के इंटरनेट के बीच एक डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड है। ये डिसाइड करता है कि कौन अंदर आ सकता है और कौन नहीं। नेक्स्ट आपके पास है डाटा इंक्रिप्शन। इसका मतलब है डाटा को खिचड़ी मतलब कि स्क्रैम्बल बना देना, मतलब किसी को कुछ समझ भी नहीं। अगर कोई हैकर मैसेज चुरा भी ले तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा जब तक उसके पास सीक्रेट की मतलब कि डिक्रिप्शन ना हो। वायरस प्रोटेक्शन, बीमारी से बचाओ। वायरस एक ऐसा छोटा प्रोग्राम है जो पूरे सिस्टम की वाट लगा सकता है और पूरा सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा इससे बचने के भी आपके पास 3 तरीके हैं। कौन से? एक है एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर कंट्रोल। बाहर से कोई भी पेन ड्राइव या सॉफ्टवेयर लाकर सीधा इंस्टॉल मत करो, पहले उसे स्कैन करो। ऐसे नहीं उसे यूज़ करके तुम बस लग जाओ, उससे भी वायरस हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखो और उसे रोज़ अपडेट करो ताकि वो नई वायरसेस को पहचान सके। कई बार हमारा ओल्ड हो जाता है तो वो उसके नए वायरस को पहचान ही नहीं पाता। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्प्लॉई एजुकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट, स्टाफ को सिखाओ कि जो अननोन ईमेल्स हैं, अटैचमेंट्स को ओपन ना करें। अक्सर वायरस वहीं से एंट्री लेते हैं, ज़्यादातर कहाँ से होते हैं, वही ईमेल्स होते हैं जो आपने अननोन ईमेल्स आप खोल लेते हो ना, वहाँ से भी वायरस एंटर हो जाता है। देखो, डाटा विजुअलाइजेशन। सोचो मैं तुम्हें 500 पेजेस की एक एक्सेल शीट दे दूँ जिसमें सिर्फ नंबर्स भरे होंगे, तुम्हारा सर नहीं घूम जाएगा ना। जैसे अब देखो, अब ये तुम बुक पढ़ रहे हो ब्लैक एंड वाइट, मज़ा आता, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं लगता। लेकिन अगर वही डाटा में एक सुंदर से ग्राफ में दिखाऊं तो तुम 2 सेकंड में समझ जाओगे
बस यही है डाटा विजुअलाइजेशन। देखो, विजुअलाइजिंग इंफॉर्मेशन, नंबर्स को एक तरीके से कोई अवतार दे देना, लाइक शक्ल दे देना, उनकी निखार देना उनको। जब हम नंबर्स को ग्राफ्स या चार्ट्स में बदलते हैं तो क्लैरिटी भी बढ़ जाती है। मान लो तुम्हें अपनी सेल्स रिपोर्ट दिखानी है, बार चार्ट ये दिखाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट लाइक आईफोन या सैमसंग ज़्यादा बिका। लाइन ग्राफ आपको ये दिखाएगा कि पिछले 6 महीनों में सेल्स ऊपर गई या नीचे गई, ट्रेंड्स बताएगा। पाई चार्ट आपको ये दिखाएगा कि दुनिया के कौन से कोने में लाइक इंडिया, यूएस या यूके से कितना पैसा आया। फ़ायदा क्या है इन चीज़ों का? आपको इजी होता है अंडरस्टैंड करने में, इजी टू अंडरस्टैंड, बड़े और कॉम्प्लेक्स डाटा को आसान बनाता है ये। नेक्स्ट है क्विक डिसीजंस। पोस्ट को रिपोर्ट देखते ही समझ आ जाती है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। असेसिबल, इसके लिए तुम्हें कोई साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। देखो, एक आम इंसान भी ग्राफ देखकर ट्रेंड समझ सकता है, बल्कि बहुत ईजिली। पढ़ने से तो कई बार नहीं समझ में आता, लेकिन अगर आप उसको ग्राफ दिखा दोगे ना, आम आदमी भी आराम से बता देगा। टेक्नोलॉजी का कमाल, ठीक है, कैसे? पहले लोग सिर्फ एक्सेल यूज़ करते थे, पर अब दुनिया आगे बढ़ रही है। आजकल भी देखो, कोई टैबल्यू और क्लिक जैसे टूल्स यूज़ होते हैं। इंटरैक्टिव 3D फॉर्मेट्स आप यूज़ करते हो, तुम ग्राफ के अंदर घुस सकते हो। मतलब अगर तुम इंडिया के सेल्स पर क्लिक करोगे ना, तो वो तुम्हें दिल्ली, मुंबई और पंजाब के अलग अलग दिखा देगा कि भाई यहाँ पर इतनी, यहाँ पर इतनी। इसे कहते हैं ड्रिल डाउन करना। क्या कहते हैं इसे? ड्रिल डाउन करना। याद रखना, इससे भी एग्जाम के में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है इंट्यूटिव इंटरफेस। ये इतना आसान है कि फाइनेंस या आईटी टीम की हेल्प के बिना ही तुम अपना डाटा खुद एनालाइज कर सकते हो। है ना मज़ेदार? अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ अ गुड विजुअलाइजेशन टूल। क्या फीचर्स हैं? अगर तुम कोई टूल खरीद रहे हो, ठीक है, जैसे टैबल्यू, तो उसमें ये 5 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। कौन सी मैम 5 चीज़ें? सबसे पहले डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। टूल सिर्फ सुंदर नहीं होना चाहिए, वो ऐसा हो कि उसे देखकर वो तुरंत डिसीजन ले सके। रिजल्ट्स फोकस्ड। क्या होना चाहिए आपका? रिजल्ट्स फोकस्ड। इट शुड एट डिसीजन मेकिंग, जल्दी से कोई डिसीजन ले ले। नेक्स्ट है इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर। टूल कितना भी अच्छा हो, अगर डाटा मतलब कि इनपुट गंदा है, आपका वो अच्छा नहीं है, तो आउटपुट भी बेकार ही आएगा। सो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी। ये तुम्हारे पुराने सिस्टम जैसे कि एक्सेल या ईआरपी, ठीक है, आप यूज़ करते थे ईआरपी 60 प्राइम के साथ मिलजुल कर काम कर सकें। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट डिस्कवरी। प्रॉम्प्ट डिस्कवरी क्या कहता है? लाइव डाटा दिखाइए। अगर मार्केट आज गिरा है और तुम्हारा टूल कल बताएगा, तो वो किस काम का? आपके तो वही, आपको बेचना है कि या परचेज करना है, कैसे पता लगेगा? टूल ही कल बता रहा है, तो गलत बात है। नेक्स्ट रियल टाइम कोलैबोरेशन। एक ही टाइम पर अलग अलग लोग उस डाटा को देख सकें और डिस्कस कर सकें। फाइनेंस फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? देखो, पहले फाइनेंस का काम सिर्फ नंबर्स गिनना होता था, पर अब नहीं। अब बिग डाटा के ज़माने में फाइनेंस टीम का काम है डाटा को रेलिवेंट बनाना, उसे सबके लिए एक्सेसिबल बनाना, इंसाइट्स देना ताकि बिजनेस एफिशिएंट तरीके से चल सके। की बेनिफिट्स क्यों है ये इतना ज़रूरी? क्यों भाई, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? क्यों इतना ज़रूरी बन गया आज के ज़माने में? देखो, विजुअलाइजेशन टूल के 4 बड़े फ़ायदे। कौन? सबसे पहला है एक्सेसिबल। पुरानी स्प्रेडशीट बहुत बोरिंग और मुश्किल होती थी, मॉडर्न डैशबोर्ड यूज़र फ्रेंडली और अपीलिंग है होते हैं। नेक्स्ट आपका है रियल टाइम। अब वीकली या मंथली रिपोर्ट्स का वेट नहीं करना पड़ता, लाइव नंबर्स दिखते हैं जिससे मार्केट चेंजेस पर तुरंत एक्शन लिया जा सकता है। थर्ड है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। जब प्रॉब्लम जल्दी दिख जाती है तो रिसोर्सेज, पैसे और लोग, इसको मैं रिसोर्सेज कह रही हूँ, सही जगह यूज़ होते हैं। इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग। जब डाटा को नए तरीके से देखते हैं तो कोज एंड इफ़ेक्ट समझ में आता है। जैसे ऐड चलने से सेल्स कितनी बढ़ी, यहाँ पर आपको कोज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप का पता चलेगा। अब आते हैं रिपोर्टिंग पर। देखो, रिपोर्ट बनाना और रिपोर्ट को दिखाना दो अलग बातें हैं। इस पेज पर हम सीखेंगे कि मॉडर्न रिपोर्ट्स कैसे मैनेजर्स की लाइफ आसान बनाती है। नंबर 1 है रिपोर्ट्स फॉर डिसीजन मेकिंग। मैनेजर का पावर टूल।
पुराने ज़माने में मैनेजर्स लंबी लंबी रिपोर्ट्स पढ़ते थे बेचारे, पर आजकल क्या है, विजुअलाइजेशन टूल्स का ज़माना है भाई। डाइजेस्टिबल फॉर्मेट, डाटा को इतना आसान बना दिया जाता है कि मैनेजर उसे तुरंत डाइजेस्ट कर सके। सेकंड वन इज़ ड्रिल डाउन, गहराई में जाना। जैसे आपकी इमेज में बार चार्ट है, अगर मैनेजर को देखना है कि 2017 में सेल्स कम क्यों थी, तो वो उस बार पर क्लिक करेगा और उसे अंदर की सारी डिटेल्स जैसे कि कस्टमर, प्रोडक्ट्स, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसे ही कहते हैं क्या, ड्रिल डाउन। देखो, अगर आपको मॉडल रिपोर्ट्स की खासियत जाननी है, मतलब कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए पहले। एक अच्छी रिपोर्ट में 3 चीज़ें होनी चाहिए। कितने? 3 चीज़ें। कौन कौन सी? नंबर 1 है पर्सनलाइज्ड, जिसको जो चाहिए वही दिखाओ। एक सेल्स मैनेजर को सिर्फ सेल्स का डाटा दिखाओ, उसे एचआर का डाटा ना दिखाओ। उसे एचआर के डाटे से कोई मतलब ही नहीं है भाई, उसको तो अपना मतलब है। इंटरेक्टिव, मैनेजर खुद डाटा के साथ खेल सके, फिल्टर लगाना, डेट्स चेंज करना, ऑप्टिमाइज डिलीवरी। अगर मैनेजर रिपोर्ट फ़ोन पर देख रहा है तो फॉर्मेट छोटा और साफ होना चाहिए। लैपटॉप पर देख रहा है तो उस हिसाब से फॉर्मेट होना चाहिए। की फीचर्स, डैशबोर्ड्स और टूल्स का देखो। की फीचर्स ऑफ रिपोर्ट विजुअलाइजेशन क्या है? डैशबोर्ड्स, डैशबोर्ड्स का मतलब है एक ही स्क्रीन पर सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन, इन्फो या फिर कह लो इन्फोग्राफिक्स। जो आप लैपटॉप पे देखते हो, सबसे पहले आपके पास डैशबोर्ड ही तो खुल के आता है। नेक्स्ट आपके पास है केपीआईज, की इंफॉर्मेशन इंडिकेटर्स। ये बताते हैं कि बिजनेस सही ट्रैक पर है या नहीं। फ्लैगिंग प्रॉब्लम्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो जैसे सेल्स टारगेट से कम हो, तो डैशबोर्ड उसे तुरंत रेड फ्लैग दिखा देता है। वाटरफॉल चार्ट्स, मतलब कि ब्रिजेस, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टर्म है। देखो वाटरफॉल चार्ट क्या कहता है, ये दिखाता है कि एक नंबर से दूसरे नंबर तक हम कैसे पहुंचेंगे। मान लो पिछले साल प्रॉफिट 100 था और इस साल 120। वाटरफॉल चार्ट दिखाएगा कि जो +30 सेल्स बढ़ने से आया और -10 खर्चा बढ़ने से। देखो, क्विक रिवीजन करते हैं हम। ड्रिल डाउन क्या है आपका? समरी से डिटेल में जाना। आपको समरी दे रखे होते हैं, आप उस पर क्लिक करते हो तो आप डिटेल में चले जाते हो। वाटरफॉल चार्ट कहता है 2 नंबर्स के बीच का फ़र्क, मतलब कि वेरिएंस दिखाना। डैशबोर्ड क्या होता है? सारी इन्फो एक ही स्क्रीन पर समराइज करना। देखो, जो वाटरफॉल चार्ट है ना, वो कहानी 2 नंबर्स की है। मतलब वाटरफॉल चार्ट जिसे ब्रिज भी कहते हैं, ये बताता है कि हम स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक कैसे पहुँचे। एग्जाम्पल, जनवरी में सेल्स $900 थी और फरवरी में $1300 हो गई। बीच में क्या हुआ? ईस्ट डिवीज़न ने $200 कम किया, मतलब कि नीचे गए। वेस्ट ने $400 बढ़ाया और सेंट्रल ने $200 बढ़ाया। फ़ायदा, इससे तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा डिवीज़न अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा डुबो रहा है। लाइक लाइन चार्ट्स देखो तो ट्रेंड पकड़ो ना। यहाँ पे आप लाइन चार्ट्स का यूज़ तब होता है जब हमें टाइम के साथ बदलाव देखना हो। इसका यूज़ कहाँ होता है? सेल्स और कॉस्ट पिछले 5 सालों में कैसे बढ़ रही हैं। इनसाइट क्या? अगर सेल्स की लाइन ऊपर जा रही है और कॉस्ट की लाइन नीचे, तो मतलब क्या हुआ? बिजनेस सुपर हिट है। इससे हम फ्यूचर परफॉर्मेंस का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, जिसे हम कहें तो बेसलाइन। देन हमारे पास आता है मैपिंग चार्ट्स, दुनिया का नक्शा। जब डाटा अलग अलग कंट्रीज़ या रीजन से आता है तो मैपिंग चार्ट बेस्ट होते हैं। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी कंपनी इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में गुड्स बेचती है तो मैप पर बबल्स दिखाएंगे कि कहाँ से कितनी सेल्स आ रही है। इसका फ़ायदा क्या है? विजुअल देखकर ही समझ आ जाता है कि किस एरिया पर ज़्यादा ध्यान देना है। पाई चार्ट्स क्या कहते हैं? हिस्सेदारी। पाई चार्ट्स तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ के कंपोनेंट्स दिखाने हों। एग्जाम्पल, आपकी इमेज में दिखाया है कि टोटल सेल्स में से कितनी टेलीफोन से आई, कितनी इंटरनेट से आई और कितनी रिटेलर से आई। देखो ध्यान से। कंपैरिजन अगर हम करें, 2018 में टेलीफोन सेल्स 59% थी, पर 2019 में गिर गए। वो कितनी होगी? 37% रह गई। इसका मतलब लोग अब फ़ोन की जगह इंटरनेट से ज़्यादा खरीद रहे हैं। देखो, एक सिंपल सा क्रक्स, अगर आपने ट्रेंड दिखाना है तो लाइन चार्ट यूज़ करो। अगर रीजन वाइज देखना है कि भाई एरिया कौन से, तो मैपिंग चार्ट देखो। अगर आपको डिफरेंस देखना है, वेरिएंस देखना है, देन यू विल यूज़ फॉर वाटरफॉल चार्ट। अगर आपको मार्केट शेयर कंपोनेंट्स देखने हैं, देन यू हैव टू यूज़ पाई चार्ट।
सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। हमने मिलकर पूरा चैप्टर एकदम स्पीड में फिनिश कर दिया। दैट विल बी वन शॉट। ये लास्ट पेज बेसिकली एक माइंड मैप है जो पूरे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को समराइज करता है। एग्जाम से पहले अगर आप ये सिर्फ फ्लो चार्ट देख लोगे ना तो सब याद आ जाएगा। चलो एक क्विक फाइनल रिवीजन करते हैं, देन आई विल एंड दिस वीडियो। सबसे पहले है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसकी बिग पिक्चर देखो। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्यों चाहिए, डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। रो डाटा को काम की इंफॉर्मेशन में बदलना, जैसे कि हम क्या कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डिसीजन मेकिंग, बॉस को सही फैसला लेने में हेल्प करना। रिकॉर्डिंग, सारी ट्रांजैक्शंस का हिसाब रखना। देन हमारे पास है नेटवर्किंग एंड टेक, कैसे कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट, दुनिया भर से कनेक्शन करना। इंटरनेट, सिर्फ ऑफिस के अंदर का नेटवर्क। वायरलेस, टैबलेट्स और फोन्स पर बिना वायर्स के काम करना। डाटा विजुअलाइजेशन, कैसे दिखता है, बेनिफिट्स उसके। कॉम्प्लेक्स डाटा को आसान बनाना। डैशबोर्ड्स, वाटरफॉल चार्ट्स, इम्पैक्ट, रियल टाइम अपडेट और बेहतर अंडरस्टैंडिंग। देन हमने पढ़ा सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, कैसे बचाएं, सिक्योरिटी पासवर्ड्स लगाओ, फायरवॉल्स यूज़ करो। और इंक्रिप्शन, डाटा को कोड बनाना, कंट्रोल्स गलती ना हो इसलिए इनपुट्स चेक करना। रेंज टेस्ट, फॉर्मेट चेक और ऑडिट ट्रेल्स करना। इसमें हमने कंट्रोल्स में और क्या पढ़ा था, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड दी आउटपुट। सो कैसा लगा, मज़ा आया ये चैप्टर करके? अब मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो हम किस पे लेके आए। सो तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।